टीवी में मुजाहिद वेलरी आपको खुशामदीद कहता है। और आज का दिन बड़ा हंगामा खेज़ रहा, जहाँ बहरहाल वो तो इलेक्शन ख़त्म हो गए कंटोनमेंट के, लेकिन आज सदर मुमलिकत का हमेशा खिताब होता है और हमेशा से ये आता रहा है, चाहे ग़ुलाम इसाक़ खान हो, चाहे उससे लगारी साहब हों, चाहे उससे पहले तारड़ साहब हों। और आज भी जो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी आए तो हस्ब रवायत अपोजिशन ने जहाँ खूब शोर गवा किया, बैनर उठाए, वहाँ बाहर भी बड़े धरने दिए जा रहे थे, लेकिन जैसे अलवी साहब अपना खिताब जारी रखे हुए थे, मैं तो ये देख रहा था। मैं तीसरे पार्लिमानी साल की तकमील और चौथे साल के आगाज पर तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लिमान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके बावजूद कि आप शोर मचाएं, हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी। सब्र करेंगे, सुनेंगे। अवाम को बात समझ आ गई है, यहाँ भी लोगों को समझ आनी चाहिए। जी हाँ, जैसे सदर अलवी कह रहे थे, बहरहाल ये खुद तो बात खुशाइंद है ही हुकूमत के लिए कि आज वो चौथा साल यानी अपनी खिताब कर रहे थे और इखलास से गुजर ही गया तमाम हंगामा खेजी के साथ। और जो मैंने कहा, ये मनाजिर सिर्फ पास्ट में जब अलवी साहब करारदाद पेश करते थे तभी नहीं, बल्कि गो बाबा गो से, यानी सदर ग़ुलाम इसाक़ खान हों, चाहे मैंने कहा जैसे लगारी हों, चाहे तारड़ हों, तमाम या मुशर्रफ साहब हों, तमाम ही सुदूर के दौर में इस तरह अपोजिशन एहतजाज का मुजाहरा करती रही। जहाँ अपोजिशन ने एहतजाज किया, फिर वाकआउट किया, गैलरियाँ खाली थीं और एक और पार्लियामेंट के सामने बड़ा मुजाहरा कर रही हैं वो सहाफ़ी तंजीमें। हमारे साथ हैदर शिराजी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी हैदर, एक तो मैं देख रहा था कि पार्लियामेंट के अंदर हंगामा हुआ, शोर गौगा हुआ, फिर सारी अपोजिशन ने पार्लियामेंट को ज्वाइन कर लिया। आज वहाँ प्रेस गैलरियाँ भी बंद रखी गईं, ये क्या सबब है? पहले हैदर इस पर बात बताइए हमें। जी हैदर। जी, आज पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन था जिससे सदर मुमलिकत ने ख़ताब करना था। उसके साथ ही जब वो ख़ताब के लिए आए, उससे कबल ही सहाफ़ियों के लिए प्रेस गैलरी को बंद कर दिया गया और पार्लियामेंट के अंदर सहाफ़ी मौजूद थे जो प्रेस गैलरी जा नहीं सकते थे, वो कैफेटेरिया तक उन्हें महदूद किया गया। पहले पार्लियामेंट में दाखिले पर पाबंदी लगाई गई, फिर बाद में इसके अलावा वहाँ प्रेस गैलरी पर में भी पाबंदी हमें नज़र आई, वहाँ ताले लगा दिए गए। उसके अलावा पार्लियामेंट हाउस के बाहर आज सहाफ़ी एहतजाज कर रहे थे। इस वक्त ये एहतजाज जारी है और अब से चंद लम्हे बाद ये एलामिया जारी किया जाएगा सहाफ़ियों की जानिब से। लेकिन आज जिस वक्त ये पार्लियामेंट का सेशन जारी था, उस वक्त सहाफ़ियों की जानिब से पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर था, आज मैं ये देख रहा था कि मनाजिर बहरहाल फिजिकल नहीं हुआ, यानी उनके हाथों में चाहे बैनर थे, चाहे वो डेस्क बजा रहे थे, तक़रीर नहीं सुन रहे थे, लेकिन गालिबन वो सदर के पास जाकर उन्होंने घेराव नहीं किया, उन्हें रोका नहीं, जिस तरह पास में भी होता रहा। और फिर हाथम पाई जैसे हमने पिछली बार बल्कि गालम गलौज तक देखी थी, वो नौबत तो नहीं आई ना। इस एतबार से थोड़ा बेहतर ही हुआ ना। जी, अगर देखा जाए वहाँ सूरत हाल को, तो अपोजिशन ने वहाँ पर एहतजाज किया और उसके बाद उन्होंने वॉकआउट किया। उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया कि सहाफ़ी चूँकि प्रेस गैलरी तक उन्हें पाबंद किया गया है, उधर जाने नहीं दिया जा रहा, वो एहतजाज कर रहे हैं राहदारियों में। और पार्लियामेंट के बाहर भी इस वक्त सहाफ़ी सड़कों पर मौजूद हैं, तो उनकी बात भी नहीं सुनी गई। इस वजह से अपोजिशन ने आज इजलास से वॉकआउट किया। उसके बाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की क़यादत में वफद यहाँ सहाफ़ी तंजीमों का एहतजाज जो धरना था वहाँ पर पहुँचा। उन्होंने यहाँ सहाफ़ियों से इज़हार यकजहती किया और ये एहतजाज आज सहाफ़ियों का जो था वो पार्लियामेंट के अंदर था, पार्लियामेंट के बाहर भी था, और इससे इज़हार यकजहती आज अपोजिशन ने किया। अपोजिशन सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ एहतजाज तक महदूद नहीं नज़र आई, बल्कि उन्होंने आज एहतजाज जो यहाँ जो इस वक्त एहतजाज हो रहा है या जो मुजाहरे हो रहे हैं, क्या इनकी लीडरशिप जो है यहाँ मौजूद है? पता नहीं आप वहाँ कितनी दूर हैं, ताकि उनसे ये भी मालूम किया जाए कि अभी तो ये बिल आया नहीं है जिसके खिलाफ वो मुजाहरे कर रहे हैं या एहतजाज कर रहे हैं, या और सारा जोर इस बात पर है कि ज़बाबंदी कर दी जाएगी और हाई कोर्टों में केस नहीं चलेंगे। क्या इन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जो हालिया इन जो मालिकान हैं उन्होंने कोई 5,000 के करीब लोगों को निकाला भी है, 6-6 महीने लोगों को 8-8 महीने तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, वेज बोर्ड नहीं ला रहे हैं, तो क्या आपके करीब यहाँ कोई हमारी लीडरशिप है? बेशतर मेरे दोस्त हैं अफजल भट्ट साहब या मज़हर अब्बास साहब,
वैसे मैं टेलीफोन के जरिए भी कोशिश कर रहा हूँ, कॉल करके उनसे रब्ता करूँ, लेकिन क्या इन तक पहुँचने में कोई सिक्योरिटी की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? जी, इस वक्त वो चूंकि इस ऐलान हो रहा है तो वो सब तमाम क़यादत इस वक्त ऐलान में मसरूफ़ है, लेकिन जो आपने जिन खदशात का इज़हार किया, नहीं ज़रा आप करीब तो जाइए उनके बाद, हैदर ज़रा करीब तो जाइए, क्या ऐलान हो रहा है ज़रा देखिए। मैं भी चाहता हूँ ना कि ज़रा हम अपने दोस्तों को देखूँ कि ऐलान में वो ये भी शामिल करेंगे। आइए आके आगे दिखाते हैं। जी जरा देखिए क्या ऐलाननामा कर रहे हैं। और अगर थोड़ा दूर, मैं भी चाहूंगा कि यहाँ से इनसे ये सवाल कर सकूं कि आप अथॉरिटी बिल के खिलाफ यकीनन बात करें, बहुत ज़्यादा एहतजाज करें, लेकिन साथ साथ हमें ये भी बताएं ना कि ये जो वर्किंग जर्नलिस्ट का या खाली इशू है आज़ादी इजहार, यानी ये मैं अपनी जगह रखना चाहता हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ मुलाज़मत हमारा इशू है या आज़ादी इजहार इशू है, दोनों हमारे हैं, लेकिन इसमें फ़ौक़ियत या अव्वलियत किसको है? हैदर जी, क्या इस वक्त इलामिया जारी हो रहा है क्या वहाँ पे? जी, आज़ादी इजहार जी, इस वक्त वो उस तकरीब हो रही है अकब में, उसके साथ कैमरे लगे हैं, बड़ी तादाद में चूँकि लोग हैं तो वहाँ तक जाना ज़रा नहीं, आप कोशिश करें, आप खौफज़दा तो नहीं हो रहे उनसे कि क्योंकि आप हो सकता है वो बात ना कर सकें जो वो चाह रहे होंगे, शायद इसलिए सबब तो नहीं है? नहीं, आज वीडियो तो हमने नहीं, अगर वो नारे लगा रहे तो हमें भी नारे सुनाइए उनके, उनकी जो एहतजाज दिखवाइए, मैं ये कह रहा था। जी, आज इस वक्त तो एलामिया जारी किया जा रहा है, इसके अलावा फाइनल डिसीजन कौम के सामने रखा जा रहा है। दिन भर एहतजाज जारी रहा, नाराबाजी दिन के वक्त होती रही है। अभी इस वक्त ये डिसीजन किया जा रहा है, वो मीडिया के सामने रखा जाएगा, जिसमें ये PMDA के हवाले से खासकर जो हैदर शिरारी आप मेरे साथ रहिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से भी बात करूँ, लेकिन इसी धरने में कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ भी शरीक हुए, और तासुर यही लग रहा है कि जैसे ये पूरा धरना उन्होंने, जैसे कोशिश तो अपोजिशन यही कि तो हाईजैक करें, और जैसे मैंने कहा कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी भी वहाँ हुए और शहबाज शरीफ भी हुए, बल्कि ये देखा गया कि ये जो एक दूसरे पे हमले कर रहे थे, यानी बयानों के साथ साथ बिलावल और शहबाज साथ साथ भी आते नजर आए। तो देखें बिलावल भुट्टो ने जो धरने में शिरकत की तो उनको और शहबाज शरीफ को सबको इकट्ठा करके आपके साथ एक बार फिर एक सारे यकजहती दिखाने के लिए हम पहुंच चुके हैं। जैसे मैंने तफसील में तो पहले बात किया था, बट आई वुड जस्ट लाइक टू रिएटरेट कि जहां तक फ्रीडम ऑफ द प्रेस की बात है हम एक पेज पे हैं, जहां तक आपका आज़ादी की बात है हम एक पेज पे हैं, जहां तक आपके हक रोजगार की बात है हम एक पेज पे हैं। जो भी हमसे हो सकता है हम पार्लियामान में इसका भरपूर मुखालफत करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता वहाँ से किसी न किसी तरीके से ये काला कानून पास हो जाता है, जैसे मैंने पहले कहा, अदालत से लेके पाकिस्तान के सर्कल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान के ऑपोजिशन के जो जमातें हैं वो आपके साथ। अभी हमने पार्लियामान में आपके लिए भरपूर एहतजाज किया है और हमने बैनर उठाए, नारे लगाए, उसके बाद हम वहाँ से एहतजाज करके वॉकआउट करके दोबारा आपके पास आए हैं। ये यकीन दिलाने कि इंशाअल्लाह हम फर्दन और इज्तिमान हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। जी हैदर, एक मैंने ये सुना कि जहां ये धरना दिया जा रहा है ये सहाफ़ती तंजीमों का जो इस बिल के खिलाफ कुछ पार्लिमानी रिपोर्टर, ये एक और भी मुजाहरा धरने के साथ हो रहा है क्या? वो क्या मुतालबा कर रहे हैं हैदर? जी, पार्लिमानी रिपोर्टर्स की जानिब से ये आज एहतजाज जो किया जा रहा है उनका ये मुतालबा है कि प्रेस गैलरी पर ताले लगा दिए गए, जो कि इससे कबल कभी ना हुआ और मुल्क की तारीख में जो चीज़ कभी ना हुई कि प्रेस गैलरी को भी ताले लगा दिए। उसकी वजह से उन्होंने एहतजाज किया है। और सबसे अहम, जब जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल हुकूमत ला रही है उस पर सहाफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि PMDA को सपोर्ट नहीं कर रहे? उसकी बड़ी वजह यह है कि वो सहाफ़ियों के हवाले से उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खदशात हैं, इसीलिए सहाफ़ी एक तरफ ह्यूमन राइट्स और इंफॉर्मेशन के उसके ये खदशात हैं कि हुकूमत की जानिब से अभी तक बताया नहीं गया कि आप कितना सहाफ़ियों पर कितने उस पर अगर उनकी तरफ से सहाफ़ती अदारों की जानिब से कोई भी खबर चलाई जाती है। लेकिन हैदर वो बिल तो अभी आ रहा है, लेकिन मेरा सवाल तो ये है ना, हैदर देखें वो बिल तो अभी आ रहा है, लागू नहीं हुआ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि हालिया बरसों में जो हमारे मालिकान हैं जिनकी एम्पायर बड़ी यही है, जिनका उन्होंने आपको खुद आप माशाल्लाह एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तवील अरसे से देख रहे हैं, तो ये क्या वजह है? ये तो पहली बार है
है कि मालिकान और सहाफती तंजीम एक आवाज़ हो गए हैं। जिस तरह जो कवरेज दी आ रही है उस और फिर अपोजिशन शामिल हो गई है, तो ये तो पूरी तहरीक ऐसा लगता है कि जैसे कोई अपोजिशन की तहरीक चल रही है। उस बिल की जो आया नहीं सका, और जबकि मैंने आपसे कहा कि 5000 मुलाजमीन इस दौरान निकाले गए हैं। पे का आपको अलग इल्म है, और ओवरऑल जो ये भी आपको इल्म है कि जो हमें जो एडवाइस अब PID से आप पारा से नहीं आती, हमें एडवाइस कॉल आती है, समझ गए आप होंगे। तो इस हवाले से भी क्या ये जो एहतजाज हो रहा है, ये इस हवाले से बात कर रहे हैं? आपने जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। ये जो PMDA है, इसमें जो फवाद चौधरी ने कमेटी को ब्रीफिंग दी थी, उसमें यह कहा था कि सहाफ़ियों के हुकूक, खासकर तनख्वाहें और जो परमानेंट करने के मामलात हैं वो भी इसमें शामिल हैं। लेकिन चूंकि अथॉरिटी बनाकर उसमें एक बंदे को वहाँ पर तमाम इख्तियारात दे दिए जाएंगे, वो जब चाहे किसी भी अदारे को बंद कर दे, जब चाहे वो खुद ही हुकूमत के साथ मिलकर किसी भी सहाफ़ी के लिखे हुए कालम या किसी उसकी खबर पर एक्शन ले ले। तो इस हवाले से पहले जो बनाई गई तमाम अदारे हैं उन पर काम नहीं हो रहा। बेशुमार ऐसे अदारे हैं जिनके हेड्स को तयनात नहीं किया गया। 3 साल में जब इतने अदारों के हेड्स, उनके सरबराहों की तयनाती नहीं हो सकी, तो एक नई अथॉरिटी के क़याम का क्या मकसद है? और उस हवाले से फवाद चौधरी अपने ही वजारत की जानिब से जो कमेटी में कहा गया था उसके खिलाफ गुफ्तगू करते नजर आए। कमेटी में उनकी वजारत की जानिब से कहा गया था कि हमने इस हवाले से मसवदा तैयार किया है और लॉ मिनिस्ट्री को गया है, जबकि उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मसवदा है कि नहीं। यानी एक तरफ उनकी मिनिस्ट्री कह रही है मसवदा है, इसीलिए ये सहाफ़ी इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि ये इतना सख्त कानून है जिसको किसी के सामने नहीं लाया जा रहा। ये चाहते हैं कि अगर मसवदा है भी तो वो भी सामने लाया जाए। जिस तरह जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पर सहाफ़ियों ने हुकूमत के साथ तावन किया, वो इस तरह सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई भी अदारा बनाते हैं, कोई भी कानून बनाते हैं तो उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस हवाले से सहाफ़ियों के ठीक है, हैदर शिराज़ी हमारे साथ मौजूद थे। और जैसे मैंने कहा कि जहां पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तो हो ही रहा था, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर भी धरने दिए जा रहे थे और गैलरी आज बंद कर दी गई जिस पर सख्त एहतजाज हो रहा था। लेकिन ये अपनी जगह इशू रहता है कि पहली बार मालिकान अखबारात या चैनल्स हों या अपोजिशन हो या सहाफ़ी तंजीमें हों, एक पेज पे, एक सफ़े पे नज़र आ रहे थे। ब्रेक के बाद आएंगे तो यकीनन कंट्रोल बोर्ड के इलेक्शन आम हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जहाँ तालिबान की हुकूमत को आए हुए अभी महीना नहीं हुआ है कि अल-कायदा एक बार फिर जिंदा नज़र आ रही है। और एक तवील अरसे बाद जो उनके नायब अहमद ज़वारी थे, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि अब वो इंतकाल कर चुके हैं, मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने एक वीडियो जारी की, कोई 60 मिनट की थी, जिससे ये जिसने न सिर्फ अमेरिका को बल्कि सारी दुनिया को चौंका दिया है कि क्या दोबारा तो वो तारीख़ नहीं दोहराई जाएगी। अब तालिबान के दौर में उसामा बिन लादेन ने अफ़गानिस्तान में डेरे डाल दिए थे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ, कंटोनमेंट इलेक्शन बड़े हंगामा खेज़ रहे और आम तौर पर ये देखा जा रहा है कि क्या कंटोनमेंट इलेक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं कि आने वाले इलेक्शन में किस पार्टी को बरतरी हासिल होगी। यानी क्या PTI उसी तरह कामयाब हो सकेगी, नून लीग उसी तरह कर सकेगी। और अगर लेकिन बहरहाल PTI की क़यादत को एक पैगाम ज़रूर जाएगा कि पंजाब में जहाँ नून लीग ने एक बार फिर अपनी बरतरी साबित की है, KP बलूचिस्तान में उन्हें ज़रूर मिली। सिंध में भी जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें PTI ने एक हद तक लूज़ किया है और मुत्तहिदा कौमें को अपने तौर पर गैर मामूली कामयाबी ही कहा जाएगा। जमात इस्लामी को भी जगह मिली। लेकिन ज़रा एक नज़र डालते हैं कि इस इलेक्शन में जो 2024 नशस्तें थीं चारों सूबों में कंटोनमेंट की, उसमें PTI ने वो कि अक्सरियत यानी सबसे ज़्यादा कोई 63 नशस्तें हासिल की। लेकिन मैंने कहा ना, कोई 1/4 कह सकते हैं। उसके मुकाबले में नून लीग ने
जो अक्सरियत में पंजाबी से हासिल करी, लेकिन उनकी तादाद थी 52, तादाद 53 थी। पीपल्स पार्टी ने 17 नशिस्तें हासिल करी और सिंधी में ज़्यादातर हासिल की और शायद केपी में उन्होंने 2 या 3 हासिल करी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सिंध बल्कि कराची के हवाले से और हैदराबाद के हवाले से MQM को गैर मामूली नशिस्तें हासिल हुई। और अगर आप देखें कि कराची कंट्रोलमेंट PTI ने यकीनन 14 नशिस्तें ली होंगी, पीपल्स पार्टी ने 11 नशिस्तें ली, जमात इस्लामी ने 5 ली, लेकिन MQM ने 10 नशिस्तें हासिल की। और लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने कहा ना हैदराबाद में कुल 12 नशिस्तें हैं कंट्रोलमेंट की, उनमें 12 में से 7 नशिस्तों पर MQM ने अक्सरियत हासिल की। जी हाँ, 12 में से 7 नशिस्तों पर। और हमारे साथ हैं जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम साहब। यानी एक अरसे बाद जमात इस्लामी को इंतखाबी ख़ासतौर पर जो पास्ट के इलेक्शन हुए, सूबाई असम्बली के, कौमी असम्बली में कोई एक MPA कोई एक MNA इस तरह हुई, लेकिन सिंध और ख़ासतौर पर कराची में एक अच्छी कामयाबी है। हाफिज़ साहब, एक तो मैंने कहा ना कि आपको नशिस्तें जो मिली हैं और कराची में और ओवरऑल कामयाबी कोई 7 नशिस्तें आपके जीते हैं, तो इससे ये रखें कि कराची में दोबारा जमात इस्लामी के वापसी के इम्कानात अब होंगे, क्योंकि बिल्कुल सॉरी टू से हालिया 2 दहाई में देख रहे हैं कम से कम वाइप आउट ही जमात इस्लामी हो गई थी ना इंतखाबी मैदान में। हाफिज़ साहब। जी मुजाहिद साहब, आपको मालूम है कि जो कल कैंटोनमेंट बोर्ड का रिजल्ट आया है, अगरचे कि एक बहुत छोटा सा इंतखाब था, लेकिन इसने पूरे कराची का रिफ्लेक्शन दे दिया है। जो हुकूमती जमातें हैं उनसे शदीद तरीन मायूसी है। जिन्होंने भर भर के वोट लिए थे, लोग उनको वोट डालने के लिए नहीं गए और एक इमर्जिंग पार्टी के तौर पर जमात इस्लामी सामने आई है जगह जगह। आपने क्लिफ्टन बोर्ड में देखा कि जमात इस्लामी ने मेन स्ट्रीम जो डिफेंस क्लिफ्टन है उसमें नंबर 1 पार्टी है जमात इस्लामी। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ने कुछ जो गोट और इस तरह के आबादियाँ हैं उसमें वो खास तरीके से टेक्निक इस्तेमाल करके वोट लेते हैं। अदरवाइज मलिर कैंटोनमेंट के अंदर जमात इस्लामी नंबर 1 पार्टी है, अस्करी 4 के अंदर जमात इस्लामी नंबर 1 पार्टी है। इसी तरह से जो फैसल कैंटोनमेंट है उसमें हर जगह जमात इस्लामी 2nd नंबर पर है। तो इसने ये बात बताई है कि MQM के जवाल के बाद वो तो कराची से सीटें ले ही नहीं सकी और PSP को लोगों ने मुकम्मल नजरअंदाज किया है। तो जमात इस्लामी अपोजिशन में से वो पार्टी है जिसने कम बैक किया है और कराची अपनी असल की तरफ लौट रहा है और हम ये समझते हैं कि कराची के लिए खुशाइंद है। और हम क्योंकि परफॉर्म कर रहे हैं, लोगों में मौजूद हैं, लोगों के पानी बिजली के मसले को एड्रेस कर रहे हैं, बहरिया के मसले को एड्रेस कर रहे हैं, हम के इलेक्ट्रिक को एड्रेस कर रहे हैं, यानी वो सारी चीजें जिसमें ये हुकूमती जमातें आपस में जो है वो लड़ती रहती हैं, उस पर जमात इस्लामी लोगों की तर्जुमानी करती है। हुकूमती पार्टियां तो हमारी गिनती आदि कर रही हैं, हुकूमती पार्टियां तो हम पर कोटा सिस्टम लगा रही हैं, हुकूमती पार्टियां तो हमारी मुलाजमतों में हमको महरूम कर रही हैं। जमात इस्लामी वो पार्टी है जो कराची के आम आदमी की बात कर रही है, मिडिल क्लास की बात कर रही है, लोअर मिडिल क्लास की बात कर रही है और इन आबादियों का रिफ्लेक्शन आपने देख लिया है। इंशाअल्लाह बल्दियाती इंतखाब में जमात इस्लामी एक बहुत बड़ी कुव्वत के तौर पर उभरेगी। हाफिज़ साहब, आपने ये जो बताया यकीन बड़े क्लोज जहाँ जहाँ आप लोग को लूज़ किया है, तो बल्दियाती इलेक्शन आएगा, फिर असली इलेक्शन आएगा, लेकिन कराची में आप क्या समझते हैं आइंदा ज़्यादा आपके मुकाबले पे PTI होगी जिसने बहुत ज़्यादा MNAs भी MPA हुए उनका कामयाब, पीपल्स पार्टी रिवायती तौर पर होगी वो कि शहरी इलाकों में इतनी नहीं है, ये MQM जो एक ज़माने में राज करती थी। तो आप क्या समझते हैं कि MQM PTI और पीपल्स पार्टी और MQM और PTI में से कौन सी पार्टी से आप तवक्को रखते हैं कि ज़्यादा आपका बराह रास्त मुकाबला होगा? हाफिज़ साहब। देखें, जाहिर है कि जब इलेक्शन होता है तो मुकाबले में बहुत सारी जमातें होती हैं। आपको मालूम है कि जब MQM बहुत बड़ी ताकत में थी तो उस वक्त तो कोई मेन स्ट्रीम जो कराची शहर था उसमें जमात इस्लामी के अलावा कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं करता था। जब उनका जवाल हुआ तो बहुत सारे लोग आ गए थे। बहरहाल ये तो तारीख का हिस्सा है, लेकिन हम ये समझते हैं कि सबको कराची के मफाद में काम करना चाहिए और फिर पब्लिक के पास जाना चाहिए। जमात इस्लामी को एडवांटेज ये है कि उसका कोई दावा नहीं है, उसने करके दिखाया है और इन पार्टियों के पास बहुत बड़ा बैगेज है इनकी नाअहलियत का और करप्शन का और कराची को नजरअंदाज करने का। कोई एक नया मंसूबा वफाकी हुकूमत कराची के लिए लेकर नहीं आई। 3 साल तो गुजर गए, 13 साल से पीपल्स पार्टी मौजूद है, कराची को नजरअंदाज कर रही है। MQM के 35 सालों पर मुझे तबसरा करने की जरूरत नहीं है, लोग खुद ही उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी पार्टी में इस वक्त सबसे ज्यादा उठने की सलाहियत है और उठ रही है, और कैंटोनमेंट इलेक्शन में देख लिया आपने कि जमात इस्लामी दोबारा से जीतने वाली पार्टी बन रही है, तो वो जमात इस्लामी है और हम अवाम के साथ खड़े होंगे। अवाम के मुकाबले पे जो कोई होगा वो हमारे मुकाबले पर होगा।
हम तो तमाम पार्टियों के पॉलिटिकल वर्कर्स से कहते हैं कि कराची के मसले पे तो कम से कम उन्हें जमात इस्लामी का साथ देना चाहिए। और मैं आपको एक अहम बात बताऊं मुजाहिद भाई कि कल के इंतखाब के बाद तो मुझे तमाम जमातों के कारकुनों ने, जिम्मेदारान ने फ़ोन किया है, मुबारकबाद दी है, और जमात इस्लामी की इस इमरजेंस पर सब खुश हैं, इनके वर्कर खुश हैं। तो ये जमात इस्लामी के लिए बहुत बड़ा एक जो है वो असासा है, और हम समझते हैं कि हम इसी चीज़ को लेकर आगे चलेंगे। यकीनन दुरुस्त फरमा रहे थे हमारे हाफिज नईम साहब। बड़े सड़कों पे, बल्कि ज़्यादातर पूरे 3 साल के अरसे में जो पार्टी सबसे ज़्यादा अवामी इशूज़ पर आई वो जमात इस्लामी थी। शायद इसीलिए उसका फल उन्हें मिला कि पहली बार ख़ासी तादाद में, जैसे मैंने कहा, पास के मुकाबले में। लेकिन ओवरऑल अगर इलेक्शन को देखें तो ये कंटोनमेंट के पीटीआई के लिए इसलिए सिग्नल है कि नून लीग ने पंजाब में ख़ासी बड़ी अक्सरियत हासिल की, यानी उनके 51 हुए। इस तरह सिंध में उन्हें वो अक्सरियत जो उन्हें कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली में मिली थी। केपी में भी पेशावर में उन्होंने लूज़ किया और इतनी बड़ी तादाद में उनके नहीं जीते। बलूचिस्तान में उन्हें यकीनन अक्सरियत हासिल हुई। लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए तो अगर पीटीआई को कंटोनमेंट की, जो कि मैंने कहा ना कि कंटोनमेंट के इलेक्शन कोई ऐसे, मैं नहीं कहूँगा कि कोई 22 लाख वोटर होते हैं, कोई 222 या 224 उसकी कोई नशिस्तें होती हैं, लेकिन रिफ्लेक्ट ज़रूर करता है कि अवाम किस तरह सोच रहे हैं कि उन्हें 1/4 से कम नशिस्तें हासिल हुई हैं। वैसे हमें चाहना है ज़रा मैंने कहा ख़ास तौर पर 9/11 जो अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब था, उसके साथ ही अलकायदा के नायब अल-ज़वारी का जो वीडियो आई है उसने सारी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। जिस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और 9/11 जैसे मैंने कहा कि अमेरिका के लिए अभी तक एक डरावना ख्वाब है, और अमेरिका के सदर जो बाइडन ने पहली बार, जी हाँ पहली बार मैं कहूँगा कि 9/11 के हवाले से जो FBI की रिपोर्ट के कोई 16 सफ़हात भी वो उन्होंने शाये किए हैं, जिनमें सऊदी अरब का बिलवास्ता तौर पर ज़िक्र है। लेकिन उससे ज़्यादा एक अहम डेवलपमेंट और हुआ है, और वो है कि अलकायदा के अब जो कायम मकाम सरबराह कराए जाते हैं, जिनके बारे में ख़बरें आ रही थी कि वो जिंदा नहीं हैं, यानी अल-ज़वारी, उनकी एक वीडियो सामने आई। मेरे साथ सऊदी अरब में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर और मिडल ईस्ट नहीं बल्कि इंटरनेशनल रिलेशन पर गहरी नज़र रखते हैं मोहतरम शाहिद अमीन साहब। हमारा तो खैर ख़ास ताल्लुक़ है। शाहिद अमीन साहब, जो पहले मैं इसका जिक्र कर लूँ कि आम तौर पर अभी तक बहुत बड़ा एक हल्का ये समझता है कि 9/11 में अलकायदा या उसामा बिन लादेन का कोई बराह रास्त हाथ नहीं था। लेकिन देखा होगा कि ये क्या वजह है कि जिनके बारे में ख़बरें आ रही थी कि जिंदा हैं नहीं, उन्होंने 9/11 ही के दिन एक स्टेटमेंट जारी किया। यानी उसमें 9/11 का जिक्र नहीं बल्कि यरूशलेम का जिक्र किया, फिर कुछ अमेरिका नखला का हल्का सा जिक्र किया, फिर सोवियत यूनियन का जिक्र किया। आप क्या समझते हैं कि तालिबान की हुकूमत आने के बाद अलकायदा के कायद का इस तरह आना, इसको क्या हम एक ही तनाजुर में देख सकते हैं शायद भाई? ये तो है एक किस्म की कोइंसिडेंस कह लें कि वो अल-ज़वाहिरी का इस वक्त आया है दोबारा। एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि वो मुर्दा से जिंदा हो गए। अगर कि ये बिल्कुल वाज़ेह नहीं है कि ये उनका वीडियो कब बनाया गया था, इसकी तारीख क्या थी, लेकिन बज़ाहिर कोई रिसेंट डेज में बना है। लेकिन देखिए ये वाली बात कि अलकायदा इसमें मुलव्वस था 9/11 में या नहीं, ये हमारे यहाँ तो यकीनन ऐसे बहुत सारे हल्के हैं, बल्कि मैं समझता हूँ बाज़ जगह और जगह भी होंगे। लेकिन ये कि अमेरिका में बिल्कुल इसके बारे में कोई शको शुबा नहीं है, बल्कि इस वक्त वहाँ बहस तो ये हो रही है कि सऊदीज़ का इसमें किस कदर तक इन्वॉल्वमेंट था। और जो FBI की रिपोर्ट जिसका आपने जिक्र किया अभी, उस पुराने सीक्रेट रिकॉर्ड्स को उन्होंने डिस्क्लोज किया है, उसमें ये तो साबित नहीं हुआ कि सऊदी हुक्काम इसमें शामिल थे, लेकिन कुछ न कुछ ऐसे हल्के जिनका गवर्नमेंट से कोई लिंक बनता था, उनके बारे में कहा गया है कि हाईजैकर्स का उनके साथ कोई राब्ता था। लेकिन सऊदी एम्बेसी नहीं, लेकिन शाहिद अमीन साहब, मैं फिर उस तरफ आऊँगा कि ये तो वो जो बाइडेन रिपोर्ट के इसलिए कि अगर
कुछ लोगों ने जिन्होंने जारी भी की अल-ज़वाहिरी की तस्वीर, इसके मैंने एक एलिमेंट अलकायदा का स्ट्रॉन्ग है। परसेप्शन ये था कि अमेरिकन ने भी ये कहा था कि हमने उन्हें ख़त्म कर दिया है अमेरिका में। खैर एक यूएन रिपोर्ट भी आई है जो कहती है कि ISIS हुई, अलकायदा हुई और दीगर उज़्बेक और बेशुमार तनज़ीमात हैं कि उनके कमोबेश 8 से 10 हज़ार जो हैं, जो तकरीबकार कहते हैं, दहशतगर्द कहते हैं, वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। और एक बार फिर कहीं वो सेफ़ हेवन ना बन जाए, गो कि तालिबान कहते हैं हमने मादी से सीखा, हम दोबारा सर उठाने नहीं देंगे। लेकिन मैंने जैसे कहा कि टाइमिंग बड़ी अहम है अल-ज़वाहिरी के वीडियो की, इस एतबार से भी। देखिए, अमेरिका ने यकीनन अलकायदा को कमज़ोर किया है, उसामा बिन लादेन को मार दिया है। बड़े लीडिंग जो उनके फिगर्स है वो या तो जेल में हैं या ख़त्म कर दिए गए हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि अलकायदा ख़त्म हुआ है। खुद अमेरिका इस बात का बार बार जिक्र करता है कि अभी तक मौजूद है। बल्कि अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो इमीडिएट इस वक्त एक इशू ये है कि ये कहा जाता है कि तालिबान और अलकायदा के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग थी जिसमें वो दोनों मुश्तरका तौर पे काबुल हुकूमत और नेटो US फोर्सेस के खिलाफ सरगर्म अमल थे। तो लेकिन ये कि अलकायदा अभी तक मौजूद है, इसमें कोई शुबा नहीं है। वो एक कम की फ्रेंचाइज है, वो उसने दुनिया में कई मुल्कों में उसके आसार मौजूद हैं, वो सिलसिला तो चल रहा है। लेकिन जहाँ तक ये वाली बात है कि अलकायदा 9/11 में मुलव्वस नहीं था, कम से कम अमेरिका में किसी को इस बारे में शुबा नहीं है। और मैं हैरान हूँ कि ये बहस यहाँ पे पाकिस्तान में क्यों जारी रहती है। एक और इशू जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ खास तौर पे, हमारे यहाँ मुस्तकिल एक सिलसिला चल रहा है कि हमने बहुत गलती की अमेरिका का साथ देके, इट वॉज नॉट आवर वॉर, परवेज मुशर्रफ ने बड़ी गलती की। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि 9/11 के बाद दुनिया के हालात क्या थे। उस वक्त ये बिल्कुल जाहिर था कि अमेरिका अफगानिस्तान पे हमला करने वाला है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसको पूरी मदद दे रही थी। रूस, चीन, तुर्की, सऊदी अरब, इवन ईरान तक जो था अमेरिका के सिलसिले में मौक़िफ़ की हामी था। तो उस वक्त अगर पाकिस्तान ये फैसला करता कि हम उनकी कोई रास्ता नहीं देंगे या ताउन नहीं करेंगे, तो फिर इमीडिएटली पाकिस्तान को एक दहशतगर्द स्टेट करार दे दिया जाता और हर किस्म की मुसीबत पाकिस्तान के ऊपर आ जाती। और उस वक्त जो फैसला किया गया था परवेज मुशर्रफ ने, उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी उनकी हमनवाई की थी, जिसमें अपने इमरान खान भी शामिल हैं। जब एक और बात मैं अगर ये कंक्लूडिंग आपसे क्वेश्चन कर लूँ कि जब एक बात और परसेप्शन है कि जी अफगान तालिबान अलग, पंजाबी तालिबान अलग, पाकिस्तानी तालिबान अलग, एक यानी तालिबान के होते हुए आपने देखा कि कोयटा में एक धमाका होता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान उसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं और वहाँ अगले दिन जब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं जो अफगान तालिबान के, वो कहते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है, हम यहाँ से हमले नहीं होने देंगे। तो ये जो अगर वो इसकी मरम्मत कर सकते थे, उससे लाताल्लुकी का इजहार करते थे, आपने देखा होगा कि कभी ये एक दूसरे से लाताल्लुकी का इजहार नहीं करते अगर धमाके खुदकश हों या कोई बहुत बड़ा इस तरह का वो अटैक करें। जी, आपकी बात सही है, बल्कि हमारी पूरी तवक्को है कि तालिबान इस बारे में एक बिल्कुल वाज़ेह पोजीशन लेंगे। उन्होंने ये तो वादा किया हुआ है कि उनकी सरजमीन, अफगानिस्तान की सरजमीन को सेंचुरी नहीं बनने देंगे, कि दीगर दूसरे मुल्कों पे हमला करने के लिए दहशतगर्दों को इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन ये तो एक अभी तक एक ऐलान की नौयत है, इसमें ठोस एक्शन की ज़रूरत है। जिसका मतलब ये है, हम तवक्को रखते हैं कि TTP जिसकी अफगानिस्तान में प्रेजेंस को कोई डिनाई नहीं कर सकता, बिल्कुल हकीकत है, वो लोग वहाँ मौजूद हैं। उनके सरगर्दा अफराद जो वहाँ मौजूद, जो कि शुरुआत की आपको याद है जहाँ पे वाक़या हुआ था, उसके बाद वो भाग के उधर चले गए थे, वो सारे वहाँ मौजूद हैं। तो हम समझते हैं कि तालिबान का ये फर्ज बनता है कि उनको कम से कम पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई से रोकें, बल्कि उनको पाकिस्तान के हवाले करें। ये हमारे लिए एक टेस्ट होना चाहिए ताल्लुकात जो तालिबान के साथ हमने उनके साथ, उनको मालूम है कि पाकिस्तान का उनके साथ बड़ा हमदर्दाना रवैया रहा है, लेकिन ये कि ये एक टेस्ट केस है कि वो TTP को अपनी सरजमीन पे पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने से रोकें। अगर मैं ये कहूँ कि आप ये समझते हैं कि पहले तो हमने फौरी तौर पे तस्लीम कर लिया था, अभी वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान तालिबान की इस हुकूमत को तस्लीम कर ले, जबकि अभी तक उनका वादे भी नहीं है कि वो जमहूरिया होगी, उसमें कोई नाम नहाद किस्म की कोई पार्लियामेंट होगी, कोई सिस्टम नहीं होगा। अभी तो एक ग्रोह है जिसने हुकूमत कर ली है, जो अपना नाम देता है। सही है ना शाहिद साहब? देखिए जी, अभी तो तालिबान को किसी ने भी रिकग्नाइज नहीं किया और पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि हम अकेले नहीं करेंगे, बल्कि और अपने जो खासतौर पे इलाकाई मुल्क हैं उनके साथ कंसल्टेशन के साथ करेंगे, और ये पोजीशन सही है। लेकिन दर हकीकत पोजीशन ये है कि हमारा डी फैक्टो रिलेशन तो उनके साथ मौजूद है। हमारे DGI साहिब वहाँ पे
पहले अहम गैर मुल्की शख्सियत थे जो वहां पे गए हैं, और हमारी मजबूरी है कि हमारा 2500 किलोमीटर का बॉर्डर है, हम इस बॉर्डर को सील नहीं कर सकते हैं, वरना हमारे अपने लोग इस बात पे बहुत नाराज हो जाएंगे। वहां पे ऐसे कबीले हैं जो दोनों तरफ रहते हैं, फिर हमारा ट्रेड लिंक्स है, हमारे बहुत सारे लिंक्स हैं, तो हमारा केस दुनिया से मुख्तलिफ है। हमारी इस वक्त डी फैक्टो रिलेशनशिप तो मौजूद है और गालिबन वक्त के साथ हम उनको रिकग्नाइज भी कर लेंगे, लेकिन वो खास हमारी मजबूरी है कि हम उनके नेबर हैं, 2500 किलोमीटर का बॉर्डर है, हम आपस में आने जाने को रोक नहीं सकते। शुक्रिया शाहिद अमीन साहब, सऊदी अरब में साबिक सफ़ीर शाहिद अमीन साहब हमारे साथ थे। और इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बिलरी को इजाज़त दीजिए।